नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द नेशनल इंस्टीट्यूट के इस ताज़ा अंक में। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री राजेश गोगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जनरल आसिम मुनीर के एक बयान पर। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं और डिफैक्टो रूलर है पाकिस्तान के। कर्ता धर्ता पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ही होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। बहरहाल, जनरल आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को एक ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, जो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। उसमें ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन हो रहा था, जिसमें कि मूलतः जो अप्रवासी पाकिस्तानी है वो वहां पर आए हुए थे। जैसे अपने यहाँ पर भी एनआरआईज आते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस आते हैं, अप्रवासी भारतीय आते हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जिस तरीके का होता है, कुछ ऐसी ही तर्ज पर पाकिस्तान ने भी वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन आयोजित किया था। उसमें जनरल आसिम मुनीर भी बोलने के लिए आए और उन्होंने वहाँ हवाला दिया टू नेशन थ्योरी का, जिसे के बाद इंटरनेट पर उस चीज को लेकर बवाल मच गया और अखबारों में एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, टीवी पर चर्चा हो रही है, इंटरनेट पर इस पर चर्चा हो रही है। मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा, फिर हम राजेश जी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने मूलतः ये कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद टू नेशन थ्योरी पर रखी गई है और हिंदू और मुसलमान दोनों बिल्कुल एक अलग अलग जो है वो कौम है। और जो मुसलमानों को ये बार बार ये याद रखना चाहिए कि ये एक दूसरा उसके इतिहास में इस्लामिक मुल्क था। वह पूरी दुनिया के इतिहास में दूसरा मदीना के बाद, मदीना। इस्लामी मुल्क है, जो बेसिकली एक तरीके से इस्लामी मुल्क के तौर पर स्थापित हुआ। और मूलतः उन्होंने जोर देकर ये कहा कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को याद रखना है कि टू नेशन थ्योरी के आधार पे ही पाकिस्तान बना है। और टू नेशन थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए। और तो कुल मिलाकर उनका ये कहना था। बाकी उन्होंने कश्मीर वगैरह के ऊपर भी कुछ बातें की, पर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे टू नेशन थ्योरी के ऊपर, क्योंकि टू नेशन थ्योरी एक ऐसा विषय है जिसपे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसपे कि क्लटर इतना ज्यादा होता है कि जो मूल बात है वो छुप जाती है। और खासकर आजकल इंटरनेट के जमाने में तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई ओपिनियन हर किसी चीज को लेकर है। तो उसमें मूलतः तथ्यात्मक चीजें छुप जाती हैं। और राजेश जी के रहने से हमें ये फायदा होता है और हमारे दर्शकों को भी ये लाभ है कि वो डी क्लटर करते हैं चीजों को, थैंक यू डीमिस्टिफाई अरुण। करते हैं चीजों थैंक को। यू अरुण जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो राजेश जी पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं और हिंदुओं के जो है वो मानवाधिकारों के लिए भी काफी जो है, जो भारत से बाहर हिंदू खासकर हैं, उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी काफी काम करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पेशे से तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ही। तो राजेश जी, जरा ये बताएं, आपकी टू नेशन थ्योरी जो जनरल आसिम मुनीर ने बात की, तो पहले तो आप ये बताएं ये टू नेशन थ्योरी है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर आगे की चर्चा करें। हाँ जी, मतलब वैसे ये अजीब सा ही है क्योंकि नेशन बोलते हैं। नेशन तो मतलब नेशन, उसके बाद टू नेशन, तो ये आपस में एक कंट्राडिक्टरी भी है कि नेशन में दो नेशन कैसे हो सकते हैं। तो सर सैयद अहमद खान का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे। अंग्रेजों ने सर भी बनाया, तो उन्होंने तकरीबन समवेयर इन 1890 के आसपास बोला। उनकी उनके जुबान में ही बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू आईज ऑफ ए ब्यूटीफुल ब्राइड इंडिया, येट पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली डिफरेंट। तो वो तो थोड़ा अलग मुस्लिम पहचान की बात कर रहे थे। तो भी उन्होंने बोला कि एक खूबसूरत बहू है, ब्राइड है, और उसकी दोनों आंखें हैं लेकिन डिफरेंट है। उन्होंने ये अच्छी भाषा में बोला क्योंकि सर थे, पढ़े लिखे आदमी थे। पर इसका मतलब था कि हम लोग अलग हैं, हम एक नहीं हैं। हमारी पहचान अलग है, हमारा सोचना अलग है, हमारा व्यवहार अलग है, हमारा खाना पीना रहना, धर्म और हमारे विचार और हमारा भविष्य सब अलग है। ये सर सैयद अहमद खान 1880 से कहना शुरू हुए थे। ये वही बात है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने परसों बोली है। तो ये बात आर्मी चीफ ने तकरीबन 125 साल या 150 साल बाद वही बात बोली जो सर सैयद अहमद खान ने तब बोली थी। पर जब सर सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही तो ये ऐसे नहीं बात निकली थी कि भाई चलो उन्होंने ऐसे बोल दी, क्योंकि
जो इस्लाम है उसमें अपने आप को एक अलग पहचान का जो नजरिया है वो बहुत पुराना है। अब कैसे पुराना है, आखिरकार कैसे बोलेंगे कि इस्लाम एक अलग पहचान है? क्योंकि जैसे मान लो मैं तो पंजाबी हूँ, तो जो लाहौर का पंजाबी है तो मेरे जैसा दिखता है, वो मेरे जैसा बोलता है, वो मेरे जैसा खाना खाता है, उसके मजाक उसकी गालियां सब कुछ मेरे जैसे ही है। तो कैसे होगा कि वो मुझसे अलग है? तो इसका एक जो हम सोच सकते हैं कि भाई टेस्ट क्या मानेंगे, तो टेस्ट ये मानते हैं कि भैया वो खुदा में यकीन कर, मुस्लिम का मतलब का जो है वो ये कि खुदा में यकीन करता हूँ। अब हिंदू में जरूरी नहीं है कि खुदा में यकीन करता हूँ, ईश्वर में विश्वास करता हूँ, खुदा में यकीन करता हूँ। और मौत के बाद का जो फिलॉसफी है, जो जिसमें हमको कयामत की रात बोलते हैं कि मुर्दे उठेंगे, उसमें यकीन करता हूँ। और प्रॉफिटहुड में यकीन करता हूँ, मतलब मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है। अगर ये तीन चीजों में यकीन करता है तो वो मुसलमान है। और ये मुसलमान है तो ये उसकी एक विशेष पहचान है, इसकी एक अलग पहचान है, बाकी सब चीजें फॉलो करते हैं। तो ये एक हम मान के चलेंगे कि ऐसा करके होता है। तो अब सर सैयद अहमद खान ने 1880-85 के आसपास ये बात करनी शुरू की कि अलग पहचान है। और लेकिन वो उस वक्त कोई पाकिस्तान का एजेंडा नहीं था, तो ये बातचीत होती चली गई। उसके बाद एक बहुत ही नाम आता है जो हम में से कम लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है चौधरी रहमत अली खान। चौधरी रहमत अली खान एक पंजाबी थे। और 35 साल की उम्र के अंदर काफी लेट वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उनके चार पांच साथियों ने मिलकर एक पम्फलेट निकाला जिसका नाम था नाउ और नेवर। और इस पम्फलेट में उन्होंने बोला नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। एग्जैक्टली पम्फलेट का जो टाइटल है वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं उसमें ये लिखा हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1933 में ये पब्लिश किया गया। और उन्होंने बोला, कॉल किया कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए। तो जब पाकिस्तान का नाम आता है वो पहली बार एक्रोनिम, सर सर सॉरी सर नहीं थे ये, मतलब इतने बड़े आदमी नहीं थे, चौधरी अहमद खली के नाम का नाम था। और पाकिस्तान का इन्होंने नाम ऐसे चुना, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, के फॉर कश्मीर, उसके बाद एस फॉर सिंध, और बलूचिस्तान। तो ये बना पाकिस्तान। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान का मतलब कोई पाक या पवित्र जगह नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान जो एक्रोनिम के तौर पे यूज होता है, जो राजेश जी ने बताया कि कुछ प्रांतों को जो है, जिसमें कि पंजाब, सिंध, कश्मीर, अफगानी। चौधरी रहमत अली खान ने उसको और बोला। ये चौधरी रहमत अली खान जो है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड के अंदर ये पर्चा बेसिकली दिया। जी राजेश और जी। वैसे लैंड ऑफ प्योर भी है, मतलब नाम ऐसे भी पकड़े तो वैसे भी पकड़े, तो पर उनका मकसद ये पांच छह प्रदेश को लेकर ही था। और इन्होंने ये अपना पम्फलेट निकाल दिया। अब लोग कहेंगे कि भी पम्फलेट निकाल दिया तो इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी। पर मैं आपसे जैसे अभी रिकॉर्डिंग से पहले चर्चा कर रहा था कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है ना, कि मान लो मुझे पाकिस्तान बनाना है, रहमत अली खान ने बोला कि पाकिस्तान बनाना है। कोई आदमी बोल सकता है मुझे खालिस्तान बनाना है। कोई आदमी बोल सकता है कि मुझे ऐसा बनाना है, तमिलिस्तान बनाना है, मुझे कश्मीरिस्तान बनाना है। आप कह दें कि मुझे तो अरुण आनंदिस्तान बनाना है, मैं बोलूं कि मुझे गोगनाइस्तान बनाना है, तो हम कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि किसी भी विचार को जब तक कोई पॉलिटिकल क्लाउट नहीं मिलता है तो वो एक्चुअलाइज नहीं हो सकता, फिर वो बातों बातों में रहेगा। तो जैसे आमतौर पे अभी बोलते हैं कि टू नेशंस थ्योरी है, तो यहां से हिंदुओं की तरफ से भी तो कुछ बातें हो रही थी, तो मुस्लिम की तरफ से बातें भी हो रही थी। अरे कोई आदमी जिसकी बात का मतलब नहीं है वो कुछ भी बोलता रहे, उसका उसका कौन मायने रखेगा? चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने बात तो रखी पाकिस्तान की, पर उनकी बात का कोई मतलब नहीं था। 33 में उनकी बात को कोई सीरियसली लेने वाला था ही नहीं। उसने एक पम्फलेट निकाला जहां पाकिस्तान का नाम आता है, और बात खत्म हो गई। रहमत अली खान को अब हम भूल जाते हैं, शुरुआत वहां से होती है, उसको भूल जाते हैं। अब सर दुनिया थोड़ी बदलनी शुरू होती है। 1906 में मुस्लिम मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आती है कि मुस्लिम अलग से वोट करेंगे और मुस्लिम्स के लिए करेंगे, हिंदू अलग से वोट करेंगे और हिंदुओं के लिए करेंगे। ये जो सीट्स ऑफ पार्टीशन जो है लगभग उस वक्त पड़ गए। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी तो वो हो गई जब आपने वोट मुस्लिम ने मुस्लिम के लिए करना है और हिंदुओं ने करना है। तो 1909 में ये हो गया। उससे 3 साल पहले ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है। तो कहते हैं कि इट इट वाज ए ब्रिटिशर्स डिजाइन
कि हम पार्टीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें डिवाइड की तरफ बढ़ना है। तो इस तरह से वो चलने जो, हमें भूलना नहीं चाहिए कि उससे पहले 1957 का रिवोल्ट हो चुका है, और उस रिवोल्ट के अंदर 1857। 1857 का मैं रिवोल्ट हो उसे चुका रिवोल्ट नहीं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा इट वॉज अ वॉर ऑफ है, सॉरी, इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है। और उसके अंदर बांग्लादेश के और बंगाल के और बिहार के ब्राह्मण्स और हिंदूज काफी बड़ी संख्या में थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना से जो बिहार और बंगाल के लोग थे उनको थोड़ा फौज के कामों से हटा दिया, और पंजाब के लोगों को शामिल किया। 10 लाख पंजाबी ब्रिटिश फोर्स के मेंबर थे। एक्चुअली अर्ली 1900 में, आई थिंक इट वाज अराउंड 1900 और 1901, 1901 अंग्रेजों ने ये कॉन्सेप्ट किया कि मार्शल रेसेस का, हाँ, कि ये मार्शल रेसेस है, तो ये जो एक्टिव ड्यूटी सिक्योरिटी की होंगी फौज में खासकर, ये मार्शल रेसेस। और ये बिना किसी आधार पर उन्होंने, लेकिन वही जो आपने कहा कि टू क्रिएट अ डिवाइड बेसिकली, कि ये मार्शल रेसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया। जी राजीव जी। और मैंने जैसे बताया था कि सबसे बड़ा नंबर तब पंजाब वालों का हो गया, पंजाबियों को बहुत फायदा हुआ फौज में आने का। खैर जो भी है, ये आगे चलता चला गया। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया। उसके बाद 1935 का एक्ट आता है, जिसके अंदर 11% लोगों को वोटिंग अधिकार मिल जाता है, मतलब लगभग हर चौथा हिंदुस्तानी वोट देने का अधिकारी हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट 1935। ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हर चौथा भारतीय, 28%। उसमें महिलाओं को भी वोट का राइट मिल जाता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास संपत्ति है तो उनको भी वोट का राइट मिला। अब ये वोट के राइट का मिलना और सेपरेट इलेक्टोरेट का होना, ये समझो एक तरफ तो आग थी और एक तरफ बारूद था, इन दोनों को अब मिलना ही था। अब कितनी देर से इसमें विस्फोट होगा, अब हमें देखना है, क्योंकि अब गिनती शुरू हो गई है, 35 से ये गिनती शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि ये गिनती कब कहाँ कैसे कैसे चलती है। तो हमें टू नेशंस थ्योरी का, क्योंकि थ्योरी का नाम तो आ चुका है, इसके बारे में बात भी होनी शुरू हो गई है, लेकिन अब क्या होगा। और मुस्लिम लीग आ गई है, और उनकी संख्या बढ़ गई है, मतलब 24% वोटर्स हो गए हैं उनके मुस्लिम एरियाज के अंदर। अब उनको लगता है कि हम अपना जो है एक कुछ ना कुछ पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान जैसा कुछ बना सकते हैं। तो मुस्लिम लीग उससे उसके लिए पूरी कोशिश करती है, और 1937 का इलेक्शन आ जाता है। ये इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग जो है एक तरफ सेपरेट इलेक्टोरेट के लेके एक अलग राज्य की मांग मोटी मोटी सी करनी शुरू हो गई थी, क्योंकि रहमत अली खान का पाकिस्तान का हो चुका था। मुस्लिम लीग ने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया था, तो अभी हो करेंगे वो। तो 37 में उनको लगा कि भैया हमारे तो 24% वोट है, क्योंकि अगर हिंदुओं के 24% वोट है तो हमारे भी 24% वोट है। तो हम 24% वोट को लेके, कई इलाकों में उनके वोट का नंबर तो 40%, 50%, 70%, सिंध में 70%, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर 90%, पंजाब में 57%। तो उनको लगा कि अब तो 57%, 70%, 90% है, बंगाल में तकरीबन वही 56, 57%, तो हम तो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो मुस्लिम लीग को बहुत जोश आ गया पूरा का पूरा, उन्होंने अलग सी बात करनी शुरू की कि हम मुस्लिम हैं, हमारी पहचान है। दूसरी तरफ कांग्रेस थी, कांग्रेस चाहती थी कि नहीं, हम सब तो एक हैं, हम अलग अलग नहीं है, हमें एक ही रहना है, हम एक रह के आगे चलेंगे। एक तरह से वो एक जो राष्ट्र का कंसेप्ट है या भारत का कंसेप्ट है, मिलजुल के रहने का कंसेप्ट है, वो उसको प्रमोट कर रहे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, और इस चुनाव के जो फैसला आया तो उसने सबको हैरान कर दिया। फैसला ये आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जहां पे तकरीबन 96 97% मुस्लिम्स थे, वहां पे मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिली। उधर वहां हमारे सीमांत गांधी थे, जो वो थे नॉर्थ खान वेस्ट, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफार खान। तो सारे वोट उनको मिल गए, मुस्लिम लीग खत्म। सिंध में 73% मुस्लिम्स थे, तो मुस्लिम लीग चाहती तो 73% लोग उनको वोट देते। सिंध के अंदर मुस्लिम लीग को एक सीट नहीं मिली, एक सीट नहीं मिली। उसके बाद हम पंजाब आ जाते हैं, पंजाब के अंदर भी मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अराउंड 60%। पंजाब के अंदर उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उनको 2 सीटें मिली, केवल 2 सीटें। और जो उनको दूसरी सीट मिली थी, वो आदमी ने यूनियन पार्टी ज्वाइन कर ली, तो मुस्लिम लीग को सिर्फ एक सीट मिली। दूसरी बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो बंगाल में थी, बंगाल की तरफ। बंगाल की तरफ तकरीबन 143 मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से 143 सीटें थी, लेकिन मुस्लिम लोग को 40 42 सीटें ही मिली, 1/3। तो मतलब मुस्लिम इलेक्टोरेट में से भी इनको 1/3 सीटें मिली। मुस्लिम लीग समझिए बिल्कुल सफाया हो गया उसका। उनकी जो भी सेपरेट करने की टेंडेंसी थी या बातें थी,
मुस्लिम्स ने इस बात को नहीं माना। हमें इस बात के लिए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 37 के चुनाव में जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, वहां पे मुस्लिम लीग का सुपाड़ा साफ हो गया, तो सुपड़ा फिर साफ। 65-10 साल में क्या हो गया कि बस विरोध हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में आएगा इसको, जब डिक्लटर जो आपने बोला ना करेंगे, कि कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा कांग्रेस, पूरा का पूरा राष्ट्रवादी एक लोगों के दिमाग में था कि हमें आजादी की तरफ बढ़ना है, हमें एक साथ बढ़ना है। और बहुत बेहतरीन नेता थे, अब्दुल गफ्फार खान हो गए, यहाँ पे सब लोग नेता, अच्छा अच्छा माहौल चल रहा था। बस मुस्लिम लीग को समझ में आ गया कि भैया इस माहौल के अंदर चाहे हमारे को सेपरेट इलेक्टोरेट है, चाहे हमारी कुछ इलाकों में हमारी संख्या अधिक है, पर हम इतने आराम से इस चीज को नहीं ले सकते। तो उसके आसपास ही हमारा दो काम होते हैं। 40 आ गया। 40 में लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोलते हैं, जिन्ना जी ने मुस्लिम लीग के अंदर वो पास किया, जिसमें उन्होंने सेपरेट स्टेट की बात करी। सेपरेट स्टेट की बात में वही रहमत अली खान का ही था कि ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया कौन सा है, पंजाब का है, दूसरा जो है वो बंगाल की तरफ है, और ये दोनों मिलने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बोला, एक तरफ बोल रहे थे कि हम सेपरेट स्टेट है, दूसरी तरफ बोला पंजाब के अंदर सब लोग हिंदू सिख मुल्क मिलके रहते हैं, इसलिए ये पंजाब डिवाइड हो सकता है, या बंगाल में हिंदू हिंदू मुस्लिम सब सिख में रहते हैं, इसलिए ये डिवाइड हो सकता है। द जस्टिफिकेशन ऑफ हैविंग दिस एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाज कि ये हारमोनी से रहते हैं, अगर ये अलग भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डिमांड में जो था वो ये कि हम सेपरेट एंटिटी। तो 40 में इनका रेजोल्यूशन पास हो गया, और 40 में रेजोल्यूशन पास होने के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाती है। मैंने अभी बताया आपको कि 1857 की लड़ाई के स्वतंत्रता युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्मी से हिंदुओं की, और जो कि जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बंगाली ब्राह्मण्स थे और बिहार के ब्राह्मण्स थे, उनकी संख्या कम होती चली गई, पंजाबियों की संख्या बढ़ती चली गई। इसमें काफी संख्या में मुसलमान थे, बहुत ही बड़ी संख्या में सिख भी थे। तो एक तरह से वो एक और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि ये मौका है, मुझे समर्थन करना चाहिए ब्रिटिशर्स का। वो समर्थन तो वो हमेशा से कर ही रहे थे। तो उन्होंने जो ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे पंजाब में, सिंध, इन सब एरियाज में कैंपेन चलाई मुस्लिम लीग ने, और बोला कि ब्रिटिशर्स का साथ दो। उन्होंने साथ भी दिया, और लड़ाई में जो कुछ हुआ वो हम सबको मालूम ही है। और उसके बाद एक उन्होंने माहौल को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जिस मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लोग बोलते हैं कि वो तो बहुत सेकुलर था, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना का असली चेहरा क्या था, वो कितना सेकुलर था, उसने सेकुलरिज्म के लिए क्या किया और कम्युनलिज्म के लिए क्या किया। ये सारी बात अभी हम अनफोल्ड करेंगे। तो ब्रिटिशर्स का साथ, 40 में उन्होंने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब चुनाव आता है 1945। जिन्ना साहब को समझ में आ गया कि 37 में हमने अगर कम्युनलाइज नहीं किया चीजों को, तो हमारे को कोई पंजाब के अंदर जहां पे 90% मुस्लिम थे वहां भी सीट नहीं मिली, 73% थे वहां पे नहीं मिली, पंजाब में मुश्किल से एक सीट मिली। तो अब हमें इसे कम्युनलाइज करना है, तो एक बहुत ही कम्युनल कैंपेन शुरू की गई पूरे इस इलाकों के अंदर, पंजाब में खासतौर पर और बंगाल के अंदर भी। क्या कैंपेन शुरू की गई, मुस्लिम लीग और इनके सारे मौलवी वौलवी सब मिल गए एक साथ। इन्होंने माहौल बनाया कि देखिए, आपको मुस्लिम लीग को वोट देना है, अगर आप मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे तो आपकी शादी खराब हो जाएगी। एक मुस्लिम को बोलो कि आपकी शादी खराब हो जाएगी, वो नॉन मुस्लिम हो जाएगी, मतलब आपकी बीवी नहीं रहेगी, वो एक पर नारी बन जाएगी। आपके बच्चे नहीं रहेंगे, वो एक किसी पराये के बच्चे बन जाएंगे। आपकी संपत्ति नहीं रहेगी। इस तरह से कैंपेन चलाई गई मौलवियों ने, और इनके मुस्लिम लीग के भाषणों के अंदर बोला गया कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो हम आपका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। एक मुस्लिम के लिए, एक डिवाउट मुस्लिम के लिए, मेरी बीवी जो है वो, मेरी परिवार मेरा नहीं रहेगा, मेरी बीवी नहीं रहेगी, मैं मरूंगा तो मेरा जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, वो किसी के लिए भी बहुत सेंसिटिव मामला होता है। पर ये कैंपेन चलाई गई, ये कैंपेन मोहम्मद अली जिन्ना के निर्देश में, उनकी जानकारी में, उनका बढ़ावा देने से चलाई गई। और एक और बात कराई गई कि अगर आप मुस्लिम लीग को वोट दोगे तो पाकिस्तान को वोट होगा, अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो ये कुफरिस्तान को वोट होगा। तो ये पूरी कैंपेन पूरे इस इलाके के अंदर, देश भर के अंदर चलाई गई मुस्लिम लीग द्वारा। और तो इस जी मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें जोड़ देता हूँ जो लोगों को
नहीं पता, जो बड़े ड्रीमी आई होकर फैज अहमद, फैज को भी सेकुलर मानते हैं और उनकी बड़ी पोएट्री को कोट किया जाता है कि लेकिन फैज अहमद फैज वॉज अ रैबिड कम्युनलिस्ट। एंड फैज अहमद फैज जो है वो इस पूरे कैंपेन का हिस्सा थे। वो जो मुस्लिम लीग का अखबार निकलता था उसका संपादन भी करते थे वो। और उनकी जो उस समय की लेख हैं और जो उस समय की उनकी स्पीचेस हैं, वो भी उनकी एक ड्यूअल पर्सनालिटी को, जैसे आपने बताया कि ये एक इनकी खासियत थी मुस्लिम लीग वालों की, जैसे जिन्ना की भी, कि आप बाहर से बड़े फिनेस के साथ अपने आप को बड़े सेकुलर और बड़े रेवोल्यूशनरी दिखा रहे हैं, बट अंदर से आप घोर सांप्रदायिक और एंटी हिंद। जी राजेश। आपने फैज का नाम लिया तो इकबाल का नाम कैसे छूट सकता है? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना से पहले तो इकबाल इस बारे में बात कर रहे थे ना। और इकबाल को लंदन में इकबाल साहब ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को लंदन में बुलाकर उनका माइंड वॉश किया, क्योंकि जिन्ना तो पहले कांग्रेस में थे। तो इकबाल के बारे में भी मैं आपने नाम ले लिया तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान भी, और उसके बाद और उनके तराने भी चलते रहे। लेकिन इकबाल के पाकिस्तान के पूरे समर्थन के बावजूद एक मुस्लिम लीग की इलाहाबाद की एक मीटिंग की बात आती है। और इलाहाबाद में वो पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए एक मीटिंग करने गए। तो मीटिंग में 75 लोगों का होना कोरम था कि 75 लोगों से कोरम माना जाएगा। तो इलाहाबाद में इकबाल साहब गए, तो 75 लोग पूरे नहीं कर पा रहे थे। 75 मुस्लिम इकट्ठे वो नहीं कर पा रहे थे। दोपहर से लेके वो कोशिश करते रहे, उनको 75 मुस्लिम नहीं मिले। फिर शाम को जब सबकी दुकानें उकानें बंद हो गई, तो रात में नमाज के थोड़ी देर बाद वो मीटिंग की गई। तो 75 मुस्लिम इकट्ठे हुए, इकबाल साहब ने दस्तखत कराए कि हम पाकिस्तान बन। तो मतलब इलाहाबाद के अंदर भी इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इकबाल वहां पर इंतजार करते रहे कि 75 लोग मिल जाएं, तो उनको 75 लोग नहीं मिले थे। ये उसी संदर्भ में है जब 37 के अंदर पूरे पंजाब में कोई सीटें नहीं मिल रही थी। तो ये आते आते इन्होंने पूरा माहौल जिन्ना साहब ने कम्युनलाइज कर दिया। जगह जगह पे फतवे जारी किए गए, ये किया गया वो किया गया। और उस वक्त 45 के अंदर मुस्लिम लीग एक स्थापित हो गई मुस्लिम पार्टी के तौर पर। इनको कई जगह पे सरकारें बनाने का मौका भी मिला। अब एक बात मैं आपसे और मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पे बोलते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो भारत का बंटवारा हो गया। अभी बहुत बड़े एक मुश्ताक करके स्कॉलर है पाकिस्तान के, 50 साल वो बाहर ही रहे, पीएचडी भी है, कई किताबें भी लिखी हैं। उनकी बात मैं सुन रहा था। तो वो कहते हैं कि ये भारत का बंटवारा थोड़ी ना हुआ। जब पाकिस्तान बना तो मुसलमानों का बंटवारा हुआ। तो मैं जानना चाह रहा था कि मुसलमानों का बंटवारा कैसे हो गया भाई? तो सवाल है कि जो पाकिस्तान के जो एरिया डिमांड किए गए, पाकिस्तान और बंगाल वाला, उसमें तो पूरे हिंदुस्तान के जो उस वक्त का मतलब ब्रिटिश इंडिया था, उसके केवल 25% मुसलमान रहते थे। तो जब आप पाकिस्तान बना रहे हो, तो आप मुसलमानों का देश थोड़ी ना बना रहे हो। आप तो 75% मुसलमानों को हिंदुस्तान में छोड़ के जा रहे हो, और 25% मुसलमानों का देश बना रहे हो। यू आर डिवाइडिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इस पे आपने एक लखनऊ की घटना का भी जिक्र किया था मैं कि वहां पे बिल्कुल आना चाह रहा हूँ सर, बिल्कुल आना चाहता हूँ। अच्छा आपने याद दिला दिया। तो आप 75% मुसलमानों को बोल रहे हो कि आप पाकिस्तान का समर्थन तो करोगे, लेकिन आप यहीं रहोगे और सफर करोगे, क्योंकि डर का माहौल तो पैदा कर दिया था ना कि आपको हिंदू बनना पड़ेगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो 75% मुसलमान, 25% जो दो इलाके हैं इनका समर्थन करेंगे, और उसके बाद वो यहाँ नहीं रहेंगे। लखनऊ की जो 1940 की 43 या 44 की वो मीटिंग है, जिसमें लखनऊ में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। तो लखनऊ के मुसलमानों ने बोला कि साहब आप तो हमारे से पाकिस्तान का समर्थन करवा रहे हो, और पाकिस्तान तो बनेगा पंजाब की तरफ या बंगाल की तरफ, हम तो यहीं रहने वाले हैं, तो हमारा क्या होगा? तो ये रिकॉर्डेड है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि आई एम रेडी टू गेट 2 करोड़ मुस्लिम स्मैश्ड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बनाने के लिए मुझे 2 करोड़ मुस्लिम्स की बलि देनी पड़ी, तो मैं उसका बलि देने के लिए तैयार हूं। तो मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा आदमी था जो कि ना केवल बहुत ही कम्युनल था, बल्कि इस कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने पाकिस्तान को बनवाने के लिए, वो देश के अंदर बोल के बोलता है कि आप पाकिस्तान का समर्थन तो करो क्योंकि आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो, लेकिन अगर संघर्ष होगा, लड़ाई होगा, डिवीजन होगा, तो मैं 2 करोड़ मुस्लिम की बलिदान देने को भी तैयार हूं। आप पाकिस्तान का समर्थन करो, उसके बाद अगर आप मर भी जाते हो तो हमारे को मेरे को कोई मतलब नहीं है।
तो जो पाकिस्तान में जो जिन्ना की पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी रिकॉर्डेड है कि उन्होंने ऐसा बोला। द एक्सप्रेशन यूज वाज, आई एम रेडी टू गेट 2 करोड़ मुस्लिम स्मैश्ड। ऐसा बोलता था मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने उस समय ये कहा कि 45 के जीतने के बाद, और जब 46 में खासकर कैलकाटा में डायरेक्ट किलिंग्स हुई, जो कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जो एक डायरेक्ट एक्शन हुआ, डायरेक्ट एक्शन, हाँ। और उसके बाद पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों की आग लग गई, जिसमें कि हिंदू मुसलमान दंगे हुए, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू पार्टीशन। तो ये 45 आते आते मुस्लिम लीग का टू नेशन थ्योरी को लेकर क्या कहना था, और ये जिन्ना का मतलब ये जो। टू नेशंस थ्योरी तो जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन हो रहा है, या उससे पता रहमत अली खान कह रहा है, जी तो जी। टू नेशंस थ्योरी तो हो गई ना। हम्म। उसको तो वो बढ़ा रहे थे। मतलब वो कह रहे हैं मुस्लिम्स, ये कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए कितना है जो आपने बताया, कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स एक अलग नेशन है और हिंदू एक अलग नेशन है, और जो जो अलग नेशन है वो पाकिस्तान बनेगा, और बाकी के लेकिन जो है 2/3 मुसलमान यहीं रह जाएं। फिर कहेंगे, कह रहे तुम मर जाओ, तुम हमारे को बनवाओ और तुम मर जाओ। और हम्म दूसरी बात ये भी आती है कि क्योंकि आमतौर पे जब टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सिर्फ रहमत अली खान या सिर्फ जिन्ना या सिर्फ इकबाल टू नेशंस की बात नहीं कर रहे थे। हिंदुओं के बीच में भी कुछ ऐसे समूह थे, लेकिन कुछ वो ऐसे आपने लोग थे। चर्चा करी ली कि मतलब उसका, इट इज बेसिकली, इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट विच वाज क्रिएटेड बाय जिन्ना एंड दिस थिंग, एंड इट वाज अ लीथल पॉलिटिकल मूवमेंट। मैं राजा जी एक आपको थोड़ा सा इस पे ले जाना चाहता हूँ। 47 के बाद टू नेशन थ्योरी का जो टेस्ट है वो कब हुआ, और क्या वो टू नेशन थ्योरी जो जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं अब कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो आज वो स्टैंड करती है, ग्राउंड पे क्या एविडेंस शो करता है जो। मैं थोड़ा इसमें आने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना को, जो पार्टीशन की आपने डायरेक्ट एक्शन की बात की, तो कलकत्ता में डायरेक्ट, क्योंकि चीजें तो उनको उनको बंगाल चाहिए था, हम्म। लेकिन बोला था कि सब लोग साथ रहेंगे। हमें जिन्ना की वो स्पीच भी लोग बार बार सुनाते हैं कि इस, हाँ, हिंदू अपने मंदिरों में जा पाएंगे, क्रिश्चियंस अपने गिरजों में जा पाएंगे, सब लोग पाकिस्तान में। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ये बात तो बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे? तो जब कलकत्ता के अंदर डायरेक्ट एक्शन होता है, तो एक ही दिन के अंदर 10,000 हिंदुओं को मारा जाता है। उसके बाद इस तरह के दंगे पेशावर में, लाहौर में, नोआखली में एक भी हिंदू नहीं बचा। नौखली में एक भी हिंदू नहीं बचा। और नौखली के अंदर मतलब वो गांधी जी वहां गए भी, उसके बाद रिpercussions हुए। तो सारे, ना सिर्फ 45 के अंदर पूरा कम्युनलाइज करना, उसके बाद रॉयट्स की कॉल जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी है। डायरेक्ट एक्शन पंजाब में, डायरेक्ट एक्शन बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना देते हैं। और उसके कारण से फिर वायलेंस फैलता है बुरी तरह से। जब वहां के लोग, हिंदू सिख, पंजाब के इलाकों से इधर वापस आते हैं, तो वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। हजारों औरतों ने कुएं में लुट के जान दे दी, रेप किए गए, मारा गया लोगों को। अब वो 5 लाख थे, 10 लाख थे। जब ऐसी सूचना यहाँ पर आती है, तो यहाँ वायलेंस शुरू हो जाता है। तो वो हमें अमृता प्रीतम की एक कविता हमेशा याद रखनी चाहिए, अज आखा वारस शाहनु किते अगला वर्का खोल। आज आका मारे शानू किते कबरा विचों बोल, तो बोल ते ते आज किताब में इश्क दा इश्क कोई का कोई अगला अगला विचों वर्का बोल। खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन। अज लखां ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉੱਠ ਦਰਦ ਮੰਦਾ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੱਕ अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां ते लहू च भरी चना। तो जो पंजाब इतना प्रेम का स्थान था, मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको खून से रेप दिया पूरा का पूरा। बंगाल पूरा का पूरा खून से रेप दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, अपने सामने जानबूझकर इस पूरे इलाके को मौत और खून से नहला दिया। और उसके बाद जब पाकिस्तान बनता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना पहली स्पीच देते हैं कि हम एक सेकुलर स्टेट रहेंगे, यहाँ पे हिंदू अपने मंदिरों में जाएंगे। कौन से हिंदू मंदिरों में जाएंगे? क्योंकि हिंदू सारे मार दिए गए या भगा दिए गए। क्रिश्चियंस अपने चर्चों में जाएंगे, क्रिश्चियंस का तो नंबर ही कुछ नहीं था। तो उसलिए तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो ऐसा एक व्यक्तित्व था जो पूरा का पूरा झूठ के ऊपर पाकिस्तान बना। ये टू नेशंस थ्योरी झूठ थी। ये 37 तक कहीं नहीं थी। ये 40 में शुरू होती है, और 45 में आते आते परवान चढ़ती है, और 47 में आते आते एक कुल हादसा एकदम हो गया। 40 से पहली बार पाकिस्तान का रेजोल्यूशन, और 47 में पार्टीशन। तो 7 साल के अंदर ये टू नेशंस थ्योरी पैदा होती है, बड़ी होती है, और एक्चुअलाइज हो जाती है। और चूंकि ये झूठ के ऊपर सरोकार थी, तो इसको रहना नहीं था। जो अभी आपने सवाल पूछा कि क्या हुआ फिर पाकिस्तान में टू नेशंस थ्योरी का, जब पाकिस्तान बनता है, तो वहां पे तो पूरा का पूरा पंजाबी डोमिनेशन था। ऊपर से जो लोग यहाँ से गए थे, उत्तर प्रदेश से, उनका भी डोमिनेशन था। और पंजाब की जो राष्ट्रीय भाषा थी वो उर्दू थी।
और पंजाब की एक भी गांव में उर्दू नहीं बोली जाती थी। पंजाब के एक भी गांव में ना उर्दू 47 में बोली जाती थी, ना उर्दू आज बोली जाती है। उसी के साथ उन्होंने भाषा के तौर पर उर्दू को बंगाल में भी लागू किया। बंगाल की अपनी एक विशेष पहचान थी, एक पहचान थी, एक कल्चर था, पूरा का पूरा बहुत महान कल्चर था। यानी मैं दर्शकों के लिए बता दूं, 1947 में जब विभाजन हुआ तो जो ईस्ट बंगाल का इलाका था, पूर्वी बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल था वो भारत में रह गया। जो पूर्वी बंगाल था वो वहां चला गया, जिसको कि पूर्वी पाकिस्तान उस समय कहा जाता था। 1971 से पहले तक ईस्ट पाकिस्तान जिसे कहा जाता था। तो और वो एक बड़ा हिस्सा था, बेसिकली जो है एक तरीके से आप कह सकते हो मोर देन हाफ। और तो ये एक जो राजेश जी बता रहे हैं, मैं सिर्फ संदर्भ की दृष्टि से बेसिकली क्लियर कर रहा हूँ कि अब वो जब बंगाल की बात कर रहे हैं तो वो आजादी के बाद की, स्वतंत्रता के बाद के पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कि पूर्वी बंगाल था जी। अब जनसंख्या के हिसाब से भी जो पूर्वी बंगाल था उसकी जनसंख्या इस तरफ के जो पाकिस्तान था उससे ज्यादा थी, पंजाब और सिंध वाला। तो अगर चुनाव होते हैं तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होने से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा बनते हैं। तो ये भी हो सकता था कि उन्हीं के ही कोई नेता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने। अब यहाँ के रहने वाले पंजाबियों को और जो दूसरे लोग थे उनको लगा कि नहीं, ये बंगाल जो है इसको हमको अपने कंट्रोल में रखना है। और टू नेशन थ्योरी का तो पूरा का पूरा जादू तब तक चल रहा था ना। वो 40 से जो जहर फैलाना शुरू किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो 47 में आते आते वो पूरी तरह से फैल चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान बनते ही फौत हो गए, उनकी मौत हो गई। और कहते हैं कि जिस कार में उनको ले जाया जा रहा था वो कार रास्ते में पेट्रोल खत्म होने से खड़ी हो गई। जी मैं कार मैं में। मैं आपको शॉर्ट में क्विकली बताता हाँ। हूँ कि जिन्ना जो है किस तरीके से जिन्ना की जो है मौत हुई। तो जिन्ना साहब जो है वो उनकी तबीयत खराब थी, और वो कराची पे उनका, तो वो कराची के पास जो पहाड़ी इलाका है वहां पर जो है वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए गए भी थे। था उनको शायद उनका जगह। एक मिलिट्री सेक्रेटरी था, और जब वो यहाँ पे उनका प्लेन उतरा तो उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं था। उनका मिलिट्री सेक्रेटरी एक टूटी हुई एम्बुलेंस, एक मतलब खस्ता हाल एम्बुलेंस लेकर आया हुआ था, क्योंकि तबीयत उनकी काफी खराब थी। और वो उस एम्बुलेंस में लेकर उनको चला, और रास्ते में वो एम्बुलेंस जो है, गर्मी काफी थी, कराची में ह्यूमिडिटी और गर्मी का जो है मौसम काफी था उन दिनों, तो वो ब्रेक डाउन हो गई, खराब हो गई। और उस समय कोई मोबाइल फोन और ये सब थे नहीं, तो वो जब पास में दूसरी एम्बुलेंस जब तक लेने के लिए गया तो घंटों उसी एम्बुलेंस के अंदर जो है वो जिन्ना पड़े रहे। और अंततः वो एम्बुलेंस लेके हमको लेके गए, और उसी रात जिन्ना की मौत हो गई जी। ये राजेश। कायदे आजम का हाल था। ये कायदे आजम का हाल था। और जिसने पाकिस्तान बनाया, मैं उनकी एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो पूरा पाकिस्तान तो बना दिया, पूरे इस इलाके को खून से भर दिया, मौत से भर दिया, हेट्रेड से भर दिया। और उसके बाद वो क्या करते हैं, मतलब कायदे आजम का, मोहम्मद अली जिन्ना का बॉम्बे में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी थी और कश्मीर में उनके बागान थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो नेहरू से संपर्क में रहते हैं और कहते हैं कि आप मेरा घर मेरे को दे दो, आप मेरे कश्मीर के बागान मेरे को दे दो। कुछ लोग बोलते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान में आना चाहते थे और बॉम्बे में रहना चाहते थे, उनको वहां का माहौल पसंद नहीं आ रहा था। अब ये कितना ठीक है कितना नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन जैसे आपने बोला कि बंगाल में एक अनरेस्ट शुरू हो गया, उस तरफ के जो पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा था बंगाल में, उसमें अनरेस्ट शुरू हो गया। और अनरेस्ट में उनकी डिमांड होगी कि भाषा के बारे में, कि हमें अपनी बंगाली भाषा चाहिए, हम अपनी बंगाली करना चाहते हैं, हम पर आप उर्दू नहीं थोप सकते, और हमें पंजाबी डोमिनेशन भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से एक पूरा का पूरा आंदोलन बंगाल के अंदर चालू हो गया। अब इस तरफ के जो पाकिस्तान था, मतलब यहाँ के जो लोग थे जिसमें पंजाबी और बाकी लोग थे, उनको उसको क्रश करना था। तो आपने जिस आधार पे एक पाकिस्तान मांगा कि हम एक नेशन है, वो नेशन जो था कि वी आर ए नेशन, वी आर सेम आइडेंटिटी, हमारी पहचान एक है, क्योंकि हम मोहम्मद साहब में विश्वास करते हैं, हम खुदा को मानते हैं, और हम मौत के बाद के सारी जो चीजें हैं क्या मतलब उसमें उनका विश्वास करते मुसलमान हैं। है बेसिकली। हम मुसलमान हैं तो हमारी एक पहचान है। वो पहचान पाकिस्तान बनने के 6 महीने से चलनी शुरू हुई और वो लगातार वो खराब होती चली गई। हम सबको मालूम है कि बहुत बड़ा वायलेंस बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ शुरू हो गया और पाकिस्तान आर्मी ने उसको क्रश करना शुरू कर दिया। तब हमारे को वो याद में आता है कि मुक्ति सेना करके एक बनाई गई, जिसमें शायद भारत का भी काफी योगदान था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने
काफी संख्या में बंगाली हिंदुस्तान में आ रहे थे, उन्होंने मुक्ति सेना बनाई। बाद में मुक्ति सेना से बांग्लादेश अलग हो गया, मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश बना। बेसिकली जो है, जो शेख मुजीबुर रहमान हाँ, जिसको लीड तो करते थे। जो 40 तो में, बहरहाल मतलब बांग्लादेश का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो इसको आप टू नेशन थ्योरी के नजरिए से बांग्लादेश के निर्माण को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, जो 40 में पहली बार नाम सुना पाकिस्तान का, 47 में जो एक्चुअलाइज हुआ, तो वो 71 आते आते मर गया। जब 71 में बांग्लादेश अलग हो गया, तो टू नेशन थ्योरी उसी दिन पूरी तरह से वो मर रही थी लगातार। वो 47 से मरनी शुरू हुई और 71 आते आते उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी जो बंगाल का सागर है उसके अंदर चली गई 71 में, जब बंगाल हुआ तो ये समाप्त हो गई। बंगाल टू नेशन थ्योरी डाइड इट्स ओन डेथ विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो मैं अब राजेश जी आपसे एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि तो ये जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा है जो है, ये जो लॉलीपॉप वो देने की कोशिश कर रहे हैं वहां की जनता को, उसका रीजन क्या है? देखिए उसके दो तीन वो चीजें आ रही हैं कि आप चूंकि वहां पे खासकर जो मुख्यतः हिंदू माइनॉरिटीज, बच गए हैं उनकी भी मतलब उनके अधिकारों को लेकर आप लगातार पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स पे काफी क्लोजली आप नजर बना के रखते हैं। तो ये जनरल आसिम मुनीर का जो ये बयान है बेसिकली, इसका अभी ये टाइमिंग क्यों है? क्या वो करना चाह रहे हैं? इज इट अ साइन ऑफ डेस्परेशन? हाँ, सवाल तो ये है, क्योंकि मैंने उस बयान को सुना है। वो सबको बोल रहे हैं हमें भूलना नहीं है कि हमारे पुरखों ने पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये हमारा ड्रीम था, टू नेशंस थ्योरी का आधार था। हमें भूलना नहीं है। उन्होंने अपनी तहरीर जो तकरीबन 15-16 मिनट की थी, 11 बार बोला कि हमें भूलना नहीं है, हमारे पुरखों ने इसके लिए बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमें भूलना नहीं है, हमें भूलना नहीं है। कब हम कहते हैं कि हमें भूलना नहीं है? जब हम भूल रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर वहां का इंटेलेक्चुअल जो है वो बोलता है कि ये टू नेशन थ्योरी तो मजाक था, धोखा था, झूठ था। और जो जो कुछ उन्होंने टू नेशन थ्योरी के आधार पर बोला कि हम इस्लामिक जीवन बताएंगे, पाकिस्तान की, पंजाब की जनता, आप लाहौर लाहौर के अंदर लड़कियों को देखो, कोई बुर्का नहीं डालती। वो मौलवियों को खड़े होकर बोलती है कि तुम लाल टोपी वाले हो, तुम ऐसी दाढ़ी वाले हो। वो बूट पॉलिश करने के लिए तुम आर्मी की बूट पॉलिश कर रहे हो। उन्होंने पूरा का पूरा वहां के पंजाबियों ने और पंजाबी लड़कियों ने वहां का जो इस्लामीकरण था उसको पूरा का पूरा मजाक उड़ा के रख दिया उसका। जब उसका मजाक उड़ा रहे हैं वहां के इंटेलेक्चुअल जो है, वो टू नेशन थ्योरी को बोल रहे हैं ये फ्रॉड थी। वो 7 साल तक आपने एक झूठ फैलाया, वो झूठ खत्म हो गया। तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त, पूरा पाकिस्तान हर तरफ से, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो थारपुर का इलाका हो, इसके अंदर टू नेशंस थ्योरी का और हम अलग पहचान है ये मर चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर जो मुस्लिम अपने अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो वो टू नेशंस थ्योरी को थोड़ी ना मान रहे हैं, वो तो इसको इग्नोर कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। पूरा पंजाब जो है वो अपने आप में असंतुष्ट है पूरा। और सिंध का जो पूरा जीए सिंध मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, वो सिंध है। तो पाकिस्तान का जो स्वप्न मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, वो झूठ जो उसने फैलाया था, जो फ्रॉड उसने इस देश की दुनिया के हिस्से के साथ किया था, वो फ्रॉड पाकिस्तान में हम सब जानते थे, जो पाकिस्तान को समझते हैं या उसको फॉलो करते हैं, कि वो स्वप्न, वो जो उसका क्लेम था वो मर रहा था। वो मौत को यहाँ के आर्मी चीफ ने कल एक्नॉलेज किया है। उसने बोला हाँ ये मर गया है टू नेशन थ्योरी, पर हमें भूलना नहीं है कि हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। हर आदमी जो मरता है उसके लिए कोई ना कोई तो कुर्बानी देता ही है। देखिए जैसे एक ना सिमिली होती है, क्या होता है कि जैसे जब कोई जो बंदरिया जो है, ठीक है, तो कभी क्या होता है जब एक छोटा उसका बच्चा जो है ना, बंदर का बच्चा, जब वो कभी वो मर जाता है, तो बंदरिया ना कई लंबे समय तक फिर भी उसे अपने सीने के साथ जो है वो लगाए रखती है, चिपकाए रखती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो थोड़ा टू नेशन थ्योरी का कुछ वैसा ही हाल हो रहा है, जो आपने बड़ा अच्छे से इस बात को स्पष्ट किया कि टू नेशन थ्योरी इज डेड। 71 में जो बांग्लादेश की वॉर हुई उससे भी क्लियर होता है। और आज जो वहां पर संघर्ष चल रहे हैं आपसी, बलूचिस्तान अलग होने के कगार पर है, पंजाबी बलूचियों को मार रहा है, बलूची पंजाबियों को मार रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कई हिस्से बलूचिस्तान और केपीके के ऐसे हैं जिसके अंदर की रिट ही नहीं चलती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, और उसकी वहां पे बिल्कुल पैरेलल सही बात, गवर्नमेंट चल रही है। आई नो।
है ना, अफगान जो है वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो अफगानियों को मार रहा है जो है। तो ये जो टू नेशन थ्योरी का जो वो है, तो इट इज एक्चुअली बेसिकली, आई डोंट नो वेदर आई शुड कॉल इट हिलेरियस और रिडिकुलस। मैं उसको थोड़ा अलग से करता हूँ। हमने बीच में आपने अच्छा याद दिलाया, अमृता प्रीतम की जद आखा वारस शाह हूँ। मैं इस बात को खत्म करने के लिए और आपकी बात को फूल चढ़ाने के लिए गालिब का एक शेर प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो वो गालिब बोलता है, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेद ते हो जो अब राख आरजू क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये निजामी साहब जो है, ये महसूस कर चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान का और टू नेशन थ्योरी का जो जिस्म है, हम्म। तो वो जल चुका है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। अगर पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी जल गई है, तो पाकिस्तान का स्वप्न, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस भी जल गई है। तो कुरेद ते हो जो अब राख आरजू क्या है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जब ये तो मान रहे हैं कि ये मर गया, ये जल गया, ये खत्म हो गया, फिर भी निजामी साहब जो है उसकी राख को कुरेदना चाह रहे हैं। तो गालिब साहब कह चुके हैं कि आरजू क्या है। तो बहुत बढ़िया। और तो आसिम मुनीर जी की इन सब जो उनकी आरजू जो है उस पे नजर बनाए रखेंगे और उस पे चर्चा भी जारी रखेंगे। राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे इतनी अच्छे गहनता से जो है वो चर्चा की और डिमिस्टिफाई किया, डीक्लेटर किया टू नेशन थ्योरी को। और जिन्ना को। जी जी, और जिन्ना को हाँ। सबसे बड़ी बात, आपने हाँ। जिन्ना को एक्सपोज किया। ट्रू जिन्ना का जो फेस है, बेसिकली जिन्ना ट्रू फेस जो है वो उसके बारे में आपने बताया, और कैसे ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और कैसे ये पार्टीशन का जो ट्रेजिक डेवलपमेंट हुआ उसमें। तो बहरहाल इसके और भी कई पक्ष हैं जिन पर कि हम आगे भी राजेश जी से चर्चा करेंगे। और आप सब लोगों ने समय निकाल कर इस कार्यक्रम को देखा। कोई प्रश्न हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राजेश जी से चर्चा करेंगे उसके ऊपर और अगले कार्यक्रमों में उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपने जी। मुझे शामिल किया। और दर्शकों, जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले बार तक मिलने के लिए, तब तक नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अरुण जी।